हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाएं हेतु मॉड्यूल। जो हमारा रेमेडियल क्लास होती है उसके लिए 2021-22 का एमपी बोर्ड वालों ने साइंस का 10th क्लास का मॉड्यूल जनरेट किया है। तो ये मॉड्यूल के हम जो एक मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हों, चाहे वो हमारे ट्रू फॉल्स हों, चाहे वो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हों, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक बार हम लोग फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। आप इसमें अगर प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो आपको एमसीक्यू की एक और सीरीज़ मिलेगी जो कि हमारी परीक्षा बोर्ड की एमसीक्यू की 2022 की है। तो आपकी क्लास से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इसको भी देख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको और चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा 10th क्लास का मॉड्यूल। तो आ जाते हैं मॉड्यूल पे। ये रहा हमारा 10th क्लास का मॉड्यूल। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आगे की तरफ अगर हम इसको स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो ये हमारा बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये आपके काम का नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। और ऊपर जाएंगे हमारा, तो और ऊपर जाते जाएंगे तो ये हमारा इसका क्या है, ब्लूप्रिंट है 10वीं क्लास का 2021-22 का। आप यहाँ से ब्लूप्रिंट भी ले सकते हो। और अगर ऊपर जाओगे तो ये आपका रिड्यूसिंग सिलेबस है, जो आपका हटा है। और ऊपर जाओगे तो ये बताया गया है किस काम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये किन लोगों के लिए मॉड्यूल है। वैसे तो ये रेमेडियल वाला है, मतलब उन बच्चों के लिए जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए, पर आपको इससे कि आप तो सारे ऑब्जेक्टिव इसमें के कर लो क्योंकि आएंगे ही आएंगे। पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें कुछ ये टर्मोलॉजी समझाई गई है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये भी आपको पढ़ना है। मैं आपको केवल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव ये सब बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और एक और बात, आपको जो इसका पीडीएफ है वो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बिमर्स पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर देना, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आपको सीधे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो एलपीजी का दहन होना हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हीं के क्वेश्चनों के नीचे इसमें आंसर भी दिया हुआ है। तो हम ये आपको इसलिए पढ़ कर सुना रहे हैं क्योंकि जैसे आप सुनोगे तो ज़्यादा याद होगा एज कंपेरिजन पढ़ने का। और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप इसको डाउनलोड कर ही लेना। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो बर्फ का पिघलना हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे क्यों सड़ जाते हैं। तो विकृत गंधिता के कारण सड़ जाते हैं। जो हमारा मेवा होता है ये खाने की चीज़ है, तो हम लोग जानते हैं ये विकृत गंधिता के कारण सड़ जाती है। छठवां क्वेश्चन है, 6Fe2O3 + 2Al इट गिव्स Al2O3 + 2Fe। ये एरो हमारा गलत जगह पे लगा हुआ है, इसको एरो को यहाँ होना चाहिए था। तो ये हमारा कौन सा है, तो हम लोग देख रहे हैं फेरस की जगह हमारा एल्यूमिनियम आ जा रहा है। तो फिर ये हमारा कैसा हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो इसका नाम है एक्वा रेजिया। ठीक है। और ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो एक और क्वेश्चन है हमारा, इसका क्वेश्चन हमारा ऐसा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, आकार में परिवर्तन होना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है, क्योंकि आकार को हम लोग जैसे हथौड़े से पीट करके और ऐसा परिवर्तन कर देते हैं, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं। इसके बाद में आप आगे भी पढ़ सकते हो, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ऐसे सारे क्वेश्चन। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी पढ़ करके, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर देना, ये फिर मैं आपको बाद में कभी समझा दूंगा। अभी तो हम ऑब्जेक्टों पे फोकस करते हैं। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते आते हैं तो हमारा दूसरा चैप्टर आ गया, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये इसकी विषय सूची होगी। और ऊपर आओगे अगर आप तो ये इसका चैप्टर हो गया। तो सेकंड चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें से हमारे 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 अंक के हमारे वास्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो यही हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, पाचन के समय आमाशय पाचन रसों का पीएच मान कितना होता है। तो ये 7 से कम होता है। दूसरा, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, तो दूसरा हमारा क्या होगा, तो दूसरा होता है टार्टरिक अम्ल। तीसरा है हमारा, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है एंटासिड का। चौथा है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। तो टमाटर में हमारा टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है 5वां हमारा, पीएच स्केल का परास क्या है। मतलब पीएच स्केल हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हम जानते हैं पीएच स्केल 1 से लगा करके हमारा 14 तक होता है।
जिसमें 1 से हमारा 7 तक एसिड होता है और 7 हमारा न्यूट्रल होता है और 7 से लगा करके 14 तक हमारा बेस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो इसका होता है CaOCl2। दूसरा क्वेश्चन है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है। तो जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। तीसरा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है हमारा CaSO4 ½ H2O। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे CaSO4, फिर इसके बाद में डॉट लगा करके हाफ और फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा H2O। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्यंजन चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है, तो सोडियम क्लोराइड का। पांचवा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद में हम आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे। तो पहला है हमारा शासकीय पौधे नेटल के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो कौन सा होता है, मैथेनिक एसिड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। तीसरा हमारा अम्लीय वर्षा की pH मान होता है, तो इसका pH मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है हमारा बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सिरके में अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक एसिड होता है। छठवां चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विभिन्न रूप होते हैं, तो इसके कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप होते हैं। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्न को सत्य अथवा असत्य बताना है। तो खट्टे दूध यानी दही में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये हमारा फॉल्स है यानी गलत है। चींटी के डंक में मिथाइल अम्ल होता है, तो ये हमारा सत्य है। रक्त का pH मान 6 से कम होता है, तो ये भी हमारा सत्य है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलियम का pH मान 7 से कम होता है, तो इसका नाम ही है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी NaOH। तो इसका pH मान हमारा 7 से ज़्यादा होगा और यहाँ लिखा 7 से कम है, तो यह सत्य है। और ऊपर जाएंगे तो ये हमारे 4 मार्क्सों के क्वेश्चन आ गए, तो ये हम फिर कभी देखेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं तो इसको और ऊपर करते आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है थर्ड वाला, धातु और अधातु। इसमें देख लेते क्या है, तो इसमें नेक्स्ट हमारा धातु और अधातु। तो इसमें से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 अंक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, तो यही हम देख लेते। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, तो चमकहीनता, ये हमारा धातुओं का गुण नहीं होता है। धातुएं चमकीली होती हैं, चमकहीनता नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह निम्नलिखित में से किसका कारण है, तो किस कारण से बनती है, तो ये हमारा संक्षारण होता है, इसमें जंग लगती है और ये हमारा किसके कारण बनता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है, तो कौन सी अधातु में चमक होती है, आयोडीन में। चौथा निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो एल्युमिनियम हमारी क्या होती है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है, तो ब्रोमीन हमारी क्या होती है, द्रव होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो ये हमारी कौन सी है, पारा। दूसरा, 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, तो जब भी तेज़ी से अभिक्रिया करने की बात आएगी तो हमारा सोडियम और पोटेशियम ही आएगा। नेक्स्ट है एक्वा में सांद्र हाइड्रोक्लोराइक अम्ल के सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है, तो ये किस में होता है, 3:1 में होता है। चौथा हमारा आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो इसका होता है अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। तो आयनिक बल का गलनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में आयनिक आकर्षण बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए सॉलिड बना रहता है, तो गलनांक और क्वथनांक हाई होगा। थर्ड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा मिश्रित या मिश्र धातु या मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है, तो ये कौन सी वेल्डिंग के लिए होता है, सोल्डर वेल्डिंग के लिए। जो हमारा वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, सोल्डर। नेक्स्ट हमारा क्या है सेकंड, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, और ये जंग के कारण चढ़ जाती। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। चौथा है वह सूची जिसमें धातुओं
को उनकी क्रियाशील के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जिसमें हम अरेंज करते हैं सबसे ज़्यादा क्रियाशील को ऊपर, फिर और कम, फिर और कम, इस तरह से। नेक्स्ट है सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु का ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये हमारा सत्य है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि धातु ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम धातु का उसकी उच्च क्रियाशील के कारण मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि केरोसिन में हम किसको डुबा करके रखते हैं, सोडियम पोटेशियम को, और मैग्नीशियम को नहीं रखते हैं। चौथा है कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, इसके प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, तो ये सत्य है। पांचवा अधातुओं के घनत्व तथा गलनांक उच्च होते हैं, तो जो हमारी अधातुएं होती हैं उनके गलनांक और घनत्व कम होते हैं, लेकिन धातुओं के गलनांक और जो घनत्व होता है वो उच्च होता है, तो ये हमारा सत्य है। नेक्स्ट, उसके बाद में ये 2 अंक वाले क्वेश्चन है, तो अब हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, जैव प्रक्रम। तो इसमें से हमारा 9 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से 3 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, तो यही हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से आ सकते हैं। पहला है वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तन करता है, तो ये कौन करता है, लाइपेज। दूसरा है श्वसन है, तो श्वसन हमारी कैसी अभिक्रिया है, तो ये हमारी अपचयन है। नेक्स्ट है तीसरा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जल भी आवश्यक है, प्रकाश भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। एक्चुअल में ये प्रकाश और सूर्य का प्रकाश एक साथ लिख दिया, एक तरफ क्लोरोफिल होना चाहिए कि जल आवश्यक है और क्लोरोफिल आवश्यक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, स्वपोषी पोषी होते हैं। नेक्स्ट है चौथा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस हिस्से में होती है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कहाँ होती है, पत्ती में होती है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको परीक्षा बोर्ड में भी कर करके बताए हैं, तो अगर आपको वो देखना हो तो वो भी आप देख लेना, आपको या तो चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 5वां क्वेश्चन है, हृदय के अंतर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है, तो इसको कौन रोकता है, हृदय का बल्ब रोक लेता है। उसके ऊपर हम लोग जाएंगे, तो नेक्स्ट हमारा मनुष्य में ब्रक एक तंत्र का भाग है, तो ये किसका भाग है, उत्सर्जन का। 7वां क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम किसका उत्तरदायी है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जाइलम जल का है और फ्लोएम फूड का है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का श्रावण किस भाग में होता है, तो ये किस में होता है, आमाशय में। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचन विकार का नाम है, तो इसका क्या नाम है, कैसीन। ठीक है, इसका आंसर क्या है, कैसीन। नेक्स्ट है, अग्न्याशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचन विकार का नाम है, तो इसका क्या है, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये हमारा कहाँ होता है, छोटी आंत में। उसके बाद में नेक्स्ट है, अग्न्याशय से निकलने वाले वसा पाचन विकर का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, लाइपेज। 5वां, श्वसन क्रिया के दौरान निकलने वाली गैस चूने के पानी में दूधिया कर देती है, तो ये गैस कौन सी है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये इसमें दिया नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी सही जोड़ी, तो पहला है हमारा पितरस, तो पितरस हमारा एक प्रकार का क्या है, ये जो पितरस है ये हमारा कहाँ निकलता है, पित्ताशय में। दूसरा है हमारा ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन हमारा क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। नेक्स्ट है हमारा यकृत, तो यकृत हमारा क्या है, यूरिया का निर्माण करता है। नेक्स्ट है हमारा चौथा लाइपेज, तो लाइपेज का हमारा ये क्या है, एक हमारा वसा है। 5वां हमारा इंसुलिन, तो इंसुलिन हमारा कहाँ निकलता है, अग्न्याशय में निकलता है। उसके बाद में नेक्स्ट सही जोड़ी पे आ जाते हैं, क्योंकि पोषी पोषण तो ये हमारा कहाँ होता है, पौधों में होता है। नेक्स्ट है विषम पोषी पोषण, तो ये हमारा कहाँ होता है, हिरण में होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला परजीवी पोषण, तो परजीवी एक हमारा क्या है, जोंक है। नेक्स्ट है हमारा भोजन का स्थानांतरण, तो जल का स्थानांतरण हमारा जाइलम के कारण होता है और फ्लोएम का फूड के कारण, तो भोजन यानी फूड, तो ये किसके कारण होगा, फ्लोएम। और पित्त हमारा कहाँ से निकलता है, यकृत से। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, तो प्रोटीन के रूप में अवशोषित होता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। कोशिका का ऊर्जा का घर किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है। वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ मूत्र है, और ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो ये किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट्स और अमोनिया के रूप में। ये हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स थे। अब उसके बाद में वन वर्ड चालू हो गए। नेक्स्ट है पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये कौन सा है, एमाइलेज है। नेक्स्ट है शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो ये बड़ी आंत में होता है। जीवधारियों में ऊर्जा के मुद्रा को किस नाम दिया जाता है, किस नाम से लिखा जाता है, तो इसको ATP के नाम से
लिखा जाता है। नेक्स्ट है 10वां, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है, तो ये कौन करता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है सत्य सत, यकृत अमोनियम को यूरिया में परिवर्तित करता है, तो सत्य है। धमनियों की दीवारें सिराओं से पतली होती हैं, तो यह सत्य है। धमनियों की दीवारें सिराओं से मोटी होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, तो सत्य है। चौथा है क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर उनकी उंगली जैसे प्रवर्धन होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहा जाता है, तो ये भी सत्य है। और लास्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवन द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, तो ये जो डेफिनेशन है ये परपोषी की और आगे लिखा है स्वपोषी, तो ये हमारा असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले चैप्टर पर, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए इसके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा 8th चैप्टर जीवों में जनन। तो इसमें से हमारे 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 5 अंक के हमारे वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये हमारा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है, तो ये कौन सा? शुक्रवाहिनी है। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में हमारे परागकण होते हैं। चौथा है हमारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं निषेचन। नेक्स्ट है हमारा 5वां किसी कोशिका में अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं, तो ये किस में होते हैं? डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं, कोशिका द्रव में भी होते हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी। उसके बाद में 6वां है हमारा कोशिका का केंद्रक में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषित हेतु सूचना निहित होती है, तो ये किस भाग में हमारी सूचना निहित होती है? तो डीएनए में हमारी इसकी सूचना कोशिका के केंद्र में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषित हेतु निहित होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डीएनए में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला रिक्त स्थान का, जब पुष्प में पुंकेश्वर अथवा स्त्री के सर में से एक ही जनन अंग उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं, और जिसमें दोनों होता है उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड, यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेश्वर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो उसे हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम परागण कहते हैं। और ये हमारा 2 प्रकार का होता है, अगर उसी पे हो तो स्वपरागण और दूसरे पे जाए तो पर परागण। तीसरा है हमारा किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण हमारा क्या कहलाता है? तो ये मूलांकुर कहलाता है। नेक्स्ट है चौथा, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण भाग से होता है, तो ये किससे होता है? प्राकुर से होता है। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण भाग से होता है, तो ये जो होता है वो मूलांकुर कहलाता है। जो हमारा जैसे ये हमारा पौधा है, ये हमारा आलू है और यहाँ पे वो अंकुरित होते हैं, तो उससे। ठीक है। 5वां क्या है? भ्रूण को माँ के रुधिर में पोषक नामक जो मिलता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है अपरा। नेक्स्ट है हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए, पर ये यहाँ पे हमारा एमसीक्यू है और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे एक शब्द वाले। पौधे में लंबाई की वृद्धि किसके कारण होती है? तो ऑक्सीजनोमीटर के कारण होती है। वृषण का कार्य शुक्राणुओं का उत्पन्न करना है। नेक्स्ट है हमारा मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो मादाशय में अंडाशय की संख्या मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है। मादा मनुष्य में यौवन अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो मादा मनुष्य में होती है 12 साल से 14 के बीच में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है प्रजनन किसे कहते हैं? तो अपने समान संतति को उत्पन्न करना ही हमारा प्रजनन या जनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए, तो बायोफिल्म का कल्याण ये हमारा अलैंगिक जनन है, यानी एसेक्सुअल का उदाहरण है। तो इसमें हमारे और भी आ जाते हैं, जैसे फिजन वाला आ जाएगा, अमीबा का फिजन हो गया, और बर्डिंग आ जाएगा हमारा हाइड्रा का, तो ऐसे ही होते। नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? तो नर में वृषण की संख्या भी 2 होती है और मादा में अंडाशय की संख्या भी 2 होती है। नेक्स्ट है डीएनए का पूरा नाम, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म है। हाइड्रा में प्रजनन किसके कारण होता है? तो कौन सी विधि के कारण होता है? मुकुलन के कारण। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन, तो पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन किस जीव में होता है? तो ये किस में होता है? प्लेनेरिया में। उसके बाद में 2-2 मार्क्स वाले हैं, तो इनको भी आपको देखना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट है हमारा 10th चैप्टर प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं सीधे हम, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आ गए हम ऑब्जेक्टिव पे। तो इस चैप्टर में से हमारे 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें 2 अंक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो पहला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम में नहीं आता? तो इसका सही आंसर है हमारा मिट्टी। नेक्स्ट है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना
प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसकी स्थिति हमारी कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इसकी कितनी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट हमारा चौथा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। पांचवा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो इसकी कितनी होती है? अनंत। और नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में पहला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट है जब कोई क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा होता है हमारा R इक्वल टू होता है हमारा 2F, यानी फोकस दूरी का जस्ट 2 गुना होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? तो F इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा तो R/2। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। चौथा है वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो हमारा दर्पण होता है उसका आवर्धन क्या होता है? 1 से कम होता है। नेक्स्ट है वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सही जोड़ी पर। तो सही जोड़ी है हमारा डायोप्टर। पहला है डायोप्टर, तो डायोप्टर हम लोग जानते हैं एक ऐसा यूनिट है किसका? लेंस की क्षमता का। इसके बाद में उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का आंसर क्या है? बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। लेंस है अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता हमारी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, और उत्तल की कैसी होती है? धनात्मक। नेक्स्ट है चौथा हमारा समतल दर्पण, तो समतल दर्पण हम लोग चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक सरल रेखीय पथ, तो ये हमारा कहाँ पे होता है? प्रकाश की किरण हमारा एक सरल रेखीय पथ का अनुगमन करती है। नेक्स्ट है परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो उसको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं एक शब्द में उत्तर, तो पहला है रेगिस्तान में मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और अगर लेंस सूत्र का पूछा जाए तो इसका होता है 1/f इक्वल टू 1/v, और प्लस की जगह माइनस आ जाता है तो -1/u। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा अथवा अवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। चौथा है हमारा एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसको हम लोग आगे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो ये आगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, तो इसमें 5 अंक का क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 2 अंक के हमारे कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो जो वर्ण विक्षेपण होता है वो हमारा इंद्रधनुष बनने का कारण है। नेक्स्ट है प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो आकाश नीला हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये किसके कारण होता है? क्योंकि जल में प्रकाश का परावर्तन होता है, इस वजह से हमारा जल भी कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। पांचवा है प्रिज्म की 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण होता है तो वर्ण विक्षेपण किसमें होता है? प्रिज्म में होता है। 7वां क्वेश्चन है आकाश के नीले रंग का कारण, तो ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। 8वां क्वेश्चन है हमारा मानव नेत्र जिस भाग का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस पर बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग होने वाला लेंस कौन सा है? तो कौन सा? अवतल लेंस है। 10वां क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस उपस्थित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रिज्म द्वारा रंग का प्रकीर्णन किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा बैंगनी कलर का। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसी पतली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा दूरदृष्टि दोष का एक कारण नेत्र गोलक का हो जाता है, तो दूरदृष्टि दोष का एक कारण नेत्र गोलक का क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के रंगीन भाग को रेटिना कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है मानव नेत्र का नेत्रदान में दान दिया जाता है, तो मानव नेत्र में कोर्निया का नेत्रदान दिया जाता है। छठवां हमारा क्वेश्चन है आँख के बीच के छिद्रक को कहते हैं, तो आँख के बीच के छिद्रक को हम लोग प्यूपिल कहते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम यानी सही जोड़ी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा नेत्र रोग, या पहला पॉइंट है नेत्र रोग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कम प्रकाश में धुंधला दिखना। नेत्र रोग का क्या मतलब होता है, जिसको हम लोग रतौंधी भी बोलते हैं। सेकंड हमारा टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट, तो ये घने जंगल में जो घने जंगल के बितान में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला आकाश का नीला रंग, तो आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है, प्रकीर्णन के कारण से होता है। चौथा है तारों का टिमटिमाना, तो तारे वायुमंडल के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। और पांचवा और लास्ट है हमारा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो ये हमारा कौन सा है, इंद्रधनुष है। उसके बाद में ये हमारे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 12 चैप्टर पे, जिसका नाम है हमारा विद्युत। इसमें भी हमारे 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या होता है, V = IR, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा, या V² एक नियतांक होगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, V² एक नियतांक है। ये हमारा क्या है, ओम का नियम नहीं है बाकी के सब हैं, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, V = IR होता है, और V² एक नियतांक है, ये हमारा ओम्स का नियम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, अमीटर को हमेशा कैसे किया जाता है, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का हमारा मात्रक क्या होता है, ओम। चौथा क्वेश्चन हमारा 50 वाट 250 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान कितना होता है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत का मान हमारा कितना होता है, 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट है पांचवा, यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापते हैं तो शक्ति का मात्रक क्या होगा। तो शक्ति का क्या होगा, वोल्ट एम्पियर होगा। छठवां हमारा एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर या अश्व शक्ति में हमारे 740 वाट होते हैं। सातवां विभवांतर का मापन यंत्र क्या है। तो विभवांतर को हम किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्या है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, तो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, R = होता है हमारा ml/NE² A τ। तो इसमें ये हमारा R जो है ये क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी, ये जो हमारा R है वो लंबाई के हमारा कैसा होता है, समानुपाती होता है, और जो हमारा एरिया है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो पूछ रहा है किसी तार का प्रतिरोध लंबाई के कैसे होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अधिकतम विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को हम लोग कैसा जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर इस धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर श्रेणी क्रम में होगा, जैसे ऐसे जुड़े होंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर पैरेलल में होंगे तो ये धारा चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन, घरों में सभी विद्युत उपकरण हमारे कैसे जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा, आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, 13 चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इसमें भी हमारे 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अंक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो कैसा होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूसरा, समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं तो समान चुंबकीय ध्रुव आकर्षित करते हैं, नहीं सॉरी, समान चुंबकीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान क्या करते हैं, समान चुंबकीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, जैसे ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो ये कैसे जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चौथा, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो ये किससे बनाए जाते हैं, इस्पात से बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक। नेक्स्ट है उसके बाद में, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, तो ये एक सदिश राशि है। उसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4। ये आगे पीछे दे करके रखे हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इसीलिए इसको हमें पढ़ना ही नहीं, ठीक है। तो इसमें 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं आते। 5वां है फिर हमारा तत्वों का आवृत वर्गीकरण। इसमें क्वेश्चन थोड़े से जैसे ये जो आप देखोगे तो चैप्टर ऊपर नीचे है, तो इनको आप देख लेना। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इसमें 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो जो 1 अंक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके लिए हम देख लेते हैं 5वें। तो पहला क्या है, किस तत्व तक अष्टक नियम था, तो अष्टक नियम कैल्शियम तक था। दूसरा है मेंडलीफ के आवृत नियम के अनुसार तत्वों को आवृत तालिका में व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवृत तालिका के संदर्भ में सत्य है, तो कौन सा है, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, तो स्तंभ कितना होते हैं इसमें 18, और पंक्ति कितनी होती हैं 7, 36 पंक्तियाँ कितनी होती हैं 7, तो इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने होते हैं हमारे 18 होते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेकंड, ये है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। तो मोसले की आवर्त सारणी पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर। और आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो ये परमाणु क्रमांक। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें सबसे वैद्युत ऋणात्मक तत्व को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है हमारा समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं, तो समूह 17 के तत्व को हम क्या कह लेते हैं, हैलोजन कहते हैं। अष्टक का नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने। तत्वों के त्रियक किसने दिया, डोबेनाय ने। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 हैं और हमारे पंक्तियां 7 हैं। नेक्स्ट हमारा लिथियम, तो लिथियम हमारा क्या है, तो लिथियम एक हमारा उपधातु है। नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हमारा क्या है, तो सिलिकॉन एक हमारा धातु है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, तो ऑक्सीजन एक अधातु है। नेक्स्ट हमारा फ्लोरीन, तो जो फ्लोरीन है ये हमारा हैलोजन है, और नियॉन हमारा एक अक्रिय गैस है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह हैं, ये तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस। और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 2 किसका होता है, तो 8 2 10 और 2 12, और 12वें नंबर पे क्या आता है, मैग्नीशियम। कुल 3 कोष हैं तथा संयोजक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसका, सिलिकॉन का है। और उसके बाद वाले ये क्वेश्चन हमारे सारे 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के ऐसे हैं, तो हम और ऊपर आ जाते हैं। तो 9 चैप्टर है हमारा अनुवांशिक एवं जैव प्रक्रम। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है, तो कौन सा करता है, XY। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है, तो ये कौन सा है, डायबिटीज। चौथा क्वेश्चन है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 5वां मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया, तो मटर का किया। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें हम कहते हैं, तो वो हमारे अनुवांशिकता लक्षण कहलाते हैं। जीन एक अनुवांशिकता इकाई है। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय अर्धसूत्री विभाजन या क्रॉस ओवर के दौरान होता है। चौथा, मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण XY या फिर 23वें जोड़े से होता है, जो हमारा कौन सा है, XX या फिर XY होता है। नेक्स्ट हमारा अनुवांशिक का प्रतिपादन किसने किया, तो जो अनुवांशिकी है इनका प्रतिपादन ग्रेग जॉन मेंडल ने किया। उसके बाद में हमारी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में हमारा क्या, मेंडल। तो मेंडल का हमारा क्या हो जाएगा, इन्होंने अनुवांशिकता का नियम दिया। दूसरा हमारा वॉट्स और क्रिक्स, तो वॉट्स और क्रिक्स ने हमारा क्या किया, DNA की डिस्कवरी की हुई। नेक्स्ट हमारा सटन, तो सटन का आंसर क्या हो जाएगा, ये जीन की संरचना इन्होंने बताई। नर में लिंग का निर्धारण किसके कारण होता है, तो नर में लिंग का निर्धारण Y गुणसूत्र के कारण होता है। जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी, तो जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी पुत्री पीढ़ी कहलाती है। उसके बाद में 2 अंकों वाले क्वेश्चन है, तो हम फिर कभी देखेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत से हमारे 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसको हम और आगे चलाते हैं। नेक्स्ट हमारा 15वां हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न तथा 1 प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण होता है, तो जैव निम्नीकरण किसमें होता है, घास, पुष्प, चमड़ा, फलों के छिलके, केक एवं नींबू, लकड़ी, घास, मतलब जो जीवित वाली वस्तुएं उन सब का क्या होता है, जैव निम्नीकरण होता है। और जो निर्जीव हैं जैसे पत्थर हो गया हमारा, और जैसे
मेटल्स हो गए और प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, तो इनका हमारा जैव निम्नीकरण नहीं होता है। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। किसी परितंत्र के घटक हैं, तो उत्पाद भी है, उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है, सभी क्या है? किसी परितंत्र के घटक हैं। हरे पादप किस पोषी स्तर में होते हैं? तो हरे पादप प्रथम पोषी स्तर में होते हैं। एक परितंत्र में मानव है, तो मानव हमारा कैसा होता है? सर्वाहारी है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा ओजोन की परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन, तो ये होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाते हैं, इसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तीसरा जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इससे उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। पांचवा हमारा हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। उसके बाद में इस चैप्टर में हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और अगर हम लोग देखेंगे तो फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 16, और इसमें से ब्लूप्रिंट के अनुसार एक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब एक ही आएगा। तो इसका मैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा? विद्युत हमारा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, इसे तो हम ही जनरेट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें क्या है? विश्व में सबसे तेज़ी से कम होने वाले प्राकृतिक संसाधन, तो सबसे तेज़ी से क्या कम हो रहा है? वन सबसे तेज़ी से कम हो रहा है। तीसरा हमारा प्राकृतिक स्रोत में वे वस्तुएं हैं जो, तो प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो प्रकृति का एक उपहार है जो मनुष्य जाति के लिए बहुत लाभदायक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने के कारण जो यह है वो अधजले शवों को जल में गंगा नदी में जो प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? तो क्या करते हैं कि अधजले शवों को पानी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से इसमें हमारा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पांचवा है गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 1985 में प्रारंभ हुई। छठवां क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड का है जहाँ पे वन संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, तो अधजले शवों का विसर्जन करना गंगा जल का प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। बंगाल के उस वन का क्या नाम है जिसमें संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं अरावाड़ी साल वन। तीसरा क्वेश्चन है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है कोलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति संसाधनों को अंधाधुंध दोहन का एक प्रमुख कारण है, तो ये क्या है? जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है, और ये हमारा जो क्वेश्चन बैंक है या फिर जो रेमेडियल क्लास वालों के लिए था मॉड्यूल, ये हमारा ख़त्म हो गया है। और इसमें हम लोगों को क्वेश्चन बैंक अभी हम और देंगे इसका, और परीक्षा बोर्ड आपको दे चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, जिससे आपके साइंस के जो MCQ हैं वो 32 मार्क्स के जो आपके आने हैं वो आपके 32 में से 32 आए। मिलते हैं बाकी का अगली वीडियो में, और भी ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।